आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डस कलर हैव अ हिस्ट्री। इसके पहले अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो आई बटन में क्लिक करें। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। डस कलर हैव अ हिस्ट्री मतलब इसमें जो कलर्स का यूज करते थे उसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दो फिगर दिए हैं, एक कलमकारी प्रिंट और दूसरा दिया है मॉरिस कॉटन प्रिंट। ठीक है, दोनों में ब्लू एंड रेड कलर का यूज़ किया हुआ है। तो इस वाले में जो है ये जो कलर है, ये देखिए, ये ब्लू कलर एंड रेड कलर और इसमें ये ब्लू कलर। ठीक है, तो दोनों फिगर में आप लोगों ने देखा दो कलर को स्पेशल शो किया है। 5 and 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 शोज अ कलमकारी। ठीक है, पहली वाले जो फिगर है जिसमें रेड एंड फ्लोरल डिज़ाइन है वो कलमकारी प्रिंट है, क्रिएटेड बाय वेबर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ठीक, आंध्र प्रदेश के वेबर्स ने इसको यूज़ किया। ऑन द राइट द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस। और जो सेकेंड फिगर है वो किसने किया है? विलियम मॉरिस ने, जो कि 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के रहने वाले थे और 19th सेंचुरी के ये बहुत ही फेमस पोएट थे और आर्टिस्ट थे। ठीक, देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट, बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। दोनों प्रिंटों में एक चीज़ कॉमन है, जो क्या है? ब्लू कलर, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिगो, यानी कि नील। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक यहाँ के किसानों को प्रेस किया था कि जो फसलें हम चाहते थे, आप लोग पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं, तो उसमें मुख्य क्या था? उन्होंने ओपियम एंड इंडिगो की फसल के लिए प्रेशराइज किया था। तो यही जो है नीला कलर जो है हमें इंडिगो से मिलता है। द ब्लू that you see in this print was produced from a plant called indigo। जो जिस प्लांट से ये ब्लू कलर इन्हें मिलता था उसे इंडिगो कहते थे। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो मॉरिस ने इसका यूज़ किया था वो भी कहाँ पे होता था? जो इंडिगो प्लांट इंडिया में होता था वहीं से होता था। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। ब्लू कलर की सप्लाई के लिए इंडिया का जो है वर्ल्ड में मतलब सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट सप्लायर कौन था? वो इंडिया था, क्योंकि यहाँ पर इंडिगो की खेती बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। वाई डज द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अब इसमें यह पूछा गया है कि इंडिगो की डिमांड क्यों थी, वो भी इंडियन इंडिगो की क्यों थी? क्योंकि इंडियन इंडिगो जो है बहुत ही अच्छा होता था, ब्राइट कलर होता था। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। और ये कौन से रीजन में होता था? ट्रॉपिक्स रीजन, मतलब जहाँ गर्म का मौसम होता है वहाँ पर। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर इन इटली। और बाद में इसका कहाँ यूज़ किया जाने लगा? इटली में जो क्लॉथ्स के मैन्युफैक्चर होते थे उसको कलर करने। फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ्स। और फ्रांस और ब्रिटेन भी इससे अपने कपड़े डाई करने में इस इंडिगो का यूज़ करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। और क्या हुआ कि यूरोपियन मार्केट में जब ये पहुंचा इंडिगो तो इसकी प्राइस जो थी, इसकी कीमत बहुत अधिक थी। एंड अनदर प्लांट कॉल्ड वोट टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू ईयर। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा इनके तरफ मतलब ब्रिटिशर्स के साइड में, यूरोपियन साइड में कंट्री में एक और पौधा होता था जिसको वुड्स कहा जाता था। उसका कलर क्या होता था? वॉयलेट कलर का होता था, ब्लू और ब्लू होता था। लेकिन वो कलर जो है वो इंडिगो की तरह इतना ब्राइट नहीं होता था। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन। और ये कैसे होता था? टेम्परेट जोन में, मतलब वहाँ के जो टेम्परेट मतलब नमी वाला, ठंडक वाला मौसम होता था उसमें होता था। वुड वॉज मोरली इजिली अवेलेबल, और जो कि कहाँ? यूरोप में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होने यानी कि उपलब्ध मिलने लग गया था। इट वॉज ग्रो इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन द पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो इन सब जगहों पर, नॉर्दर्न इटली में और फ्रांस में एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी के कुछ हिस्सों में और ब्रिटेन में भी इसकी पैदावार होती थी, क्योंकि ये पौधा कहाँ होता था? टेम्परेट जोन में। ठीक, और इस यहाँ पर कैसा टेम्परेट वो पाया जाता था? टेम्परेट जोन ये एरिया कहलाती है, इसलिए यहाँ पर इसकी खेती आसानी से हो जाती थी। वुड्स प्रोड्यूस इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। तो वुड्स की पैदावार होने से मतलब उनको ब्लू कलर आसानी से मिल जा रहा था, तो जिससे इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप लोग इंडिगो की इंपोर्ट करने को रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि इंडिगो अगर मार्केट में रहेगा तो उनके वुड्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो उतना अच्छी क्वालिटी का था नहीं, इसलिए। क्लॉथ ड्रायर और जो कपड़े रंगने वाले लोग थे, यूज करने वाले थे, हाउ वेर परफेक्ट इंडिगो एज अ डाई।
और जो क्या करते थे कि उनको इंडिगो ही सबसे अच्छा लगता था डाई के लिए, क्योंकि उससे करने पर कपड़े में ब्राइटनेस आती थी। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर इज़ द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। और जबकि वुड से जो कलरिंग होती थी कपड़ों की वो डल दिखते थे और बहुत ही लाइट कलर के होते थे, और उसके कंपेरिजन में जब इंडिगो से डाई किया जाता था तो बहुत ही अच्छे लगते थे वो कपड़े। बाय द 17th century यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएटेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडियन। तो इसके बाद क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कहा भैया यहाँ इनका बैन जो आपने लगाया है उस पर रोक लगाइए, उसको आप हटा लीजिए। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिगो एंड इन द कैरेबियन आइसलैंड। और क्या हुआ कि इन लोगों ने सेंट डोमिंगो इन द कैरेबियन आइसलैंड में इसकी खेती की जाने लगी। द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, और पुर्तगाल के लोग जो थे पोर्टुगीज थे वो ब्राज़ील में। द इंग्लिश इन जमैका, और जमैका में भी होने लगी। एंड द स्पेनिश इन वेनेजुला, और स्पेनिश में कहाँ पे किया, वेनेजुला में। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ। इस तरह से इंडिगो का प्लांटेशन किया गया नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका में। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत में क्या हुआ, द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर। फिर इन लोगों ने कितनी भी खेती कर ली लेकिन वहाँ पर जो इसके उगने की पैदावार की जो पोजीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी किस्म का इंडिगो उनको नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ कि इन्होंने इंडिगो की डिमांड फिर से किया, गवर्नमेंट से कहा कि नहीं हमको वही चाहिए इंडिया का इंडिगो। तो ब्रिटेन begins to industrialize and cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dye। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से इसको क्लॉथ डाई करने के लिए उसको मंगाना शुरू कर दिया। While the demand of indigo increased, जब इंडिगो की डिमांड बढ़ गई, इट्स एक्साइटिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीज़न। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी जो विभिन्न प्रकार की वैरायटी थी उसको कोलैप्स कर लिया, उसको मतलब अपने में मिला लिया। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। और इसका कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन गिरकर आधा रह गया। क्लोथ्स डायर इन ब्रिटेन न्यू डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। और वो लोग क्या करने लगे कि इंडिगो की न्यू सप्लाई के लिए अपनी सोर्स को देखने लगे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस्ड, और कहाँ से ये इंडिगो और प्रोड्यूस किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिगो। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन वाले लोग किस तरह से फिर इंडिया की तरफ मुड़ने लगे इंडिगो, क्योंकि उनको क्वालिटी का चाहिए था, जिसके लिए सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हाई क्वालिटी का इंडिगो इनको मिलता था। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, इसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटेन फिर इंडिया की तरफ रुख किया। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। और उन्होंने क्या किया, इंडिया में गए और वहाँ पर जाके उन्होंने ज़मीन देखना शुरू कर दी कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। मतलब अब ये कल्टीवेशन के लिए इसका पावर अपने हाथों में लेना चाहते थे। ये डायग्राम दिया हो, द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिनिगो अगस्त 1791, पेंटिंग बाई जनवरी कौसले। ये इसमें पेंटिंग के लिए इसमें दिखाया गया इस फिगर में। तो जिसमें क्या हुआ कि इंडिगो की खेती के लिए इन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था, तो इसलिए स्लेव्स को, तो क्योंकि इन्हीं को पकड़ के ले जाते थे वो लोग, इन्हीं से खेती करवाते थे। फ्रॉम द लास्ट डिकेज ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत में क्या हुआ, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट। फिर क्या हुआ, 18th सेंचुरी के अंत में बंगाल का जो इंडिगो था वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका था और उसने सारे पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट थी उसको डोमिनेट कर दिया, मतलब सबसे अधिक पावरफुल जो हो गया वो बंगाल हो गया था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। तो 1788 में क्या हुआ कि ओनली 30%, केवल 30% ही इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में फ्रॉम इंडिया से। ठीक, बाय 1810, अब देखिए 1810 में क्या हुआ, द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। अच्छा, पहले 30% क्यों, क्योंकि वो लोग अपने यहाँ इंडिगो उगाने लग गए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा काम तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो काम हुआ नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 1810 में
इसकी प्रपोर्शन जो है सीधे हाई हो गई, कितनी हो गई 95%, पहले कितनी थी 30%। तो एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो बढ़ा, इसका व्यापार बढ़ा, कॉमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैसा इंडिगो के प्रोडक्शन में लगाना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स। बहुत स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बहुत से कंपनी के लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ही फ़ायदे का बिजनेस है, तो इसमें हम लोग जॉब करके क्या करेंगे, हम लोग इसी की खेती करेंगे। टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, और वो लोग क्या करने लगे कि इंडिगो का बिजनेस देखने लगे। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया। और इसके अट्रैक्शन से वो लोग क्या हुआ कि बहुत सारे इंग्लिशमैन और स्कॉटिश पर्सन जो थे इंडिया की तरफ, उन्होंने रुख कर लिया एंड बिकेम प्लांटर, और वे क्या बन गए, प्लांटर बन गए, यानी कि इंडिगो की खेती करने वाले। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, और जिनके पास पैसा नहीं था इंडिगो की खेती के लिए, गेट लोन्स, उनको आसानी से लोन भी मिल जा रहा था फ्रॉम द कंपनी से, एंड बैंक भी उनको लोन दे रहे थे। दे वी आर कमिंग अप एट द टाइम, जो उस समय लोग आए थे उनको बैंक से और कंपनी भी आसानी से क्या कर रही थी, इंडिगो की खेती के लिए लोन दे रही थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब ये आया कि कैसे इसकी खेती की जाए। अब हम लोग ये करेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। अब इसमें देखिए इंडिगो कल्टिवेशन के क्या है, टू सिस्टम है। तो देयर वाज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो इसमें क्या हुआ कि निज एंड रियोटी, इसमें क्या है, निज है एंड रियोटी। ठीक है, निज एंड रियोटी, ये दो चीज़ आप याद रखिए कि निज एंड रियोटी जो है वो क्या सिस्टम थे, इंडिगो कल्टीवेशन के सिस्टम थे। विदिन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन। अब देखिए निज कल्टीवेशन में क्या होता था, निज कल्टीवेशन को देखिए, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही ऑलरेडी कंट्रोल। उस ज़मीन पर वो लोग अपना नील की खेती करते थे जो कि ऑलरेडी उनके कंट्रोल में थी। क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि बहुत से लोग अपनी जॉब से छोड़ के इंडिगो के लिए इंडिया की तरफ आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन देखी अपने लिए। तो जिनके डायरेक्ट कंट्रोल में जो ज़मीन थी उसमें उन्होंने इंडिगो की खेती करना शुरू कर दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं निज। जैसे हम लोग वैसे बोलते हैं बोलचाल की भाषा में निजी, निजी माने अपना, तो वही उसी से बना हुआ निज कल्टीवेशन इसको कहा गया, जो अपनी ज़मीन पर वो लोग करते थे। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम ज़मींदार। या तो ये लोग क्या करते थे, अगर जिसके पास अधिक पैसा होता था वो लोग ज़मीन खरीद लेते थे, या इसको क्या करते थे, ज़मींदार से और दूसरे बड़े लोगों से ज़मीन ले लेते थे रेंट पर। प्रोड्यूस इंडिगो, किस लिए, इंडिगो को उगाने के लिए। बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स, और इसमें क्या करते थे, लेबर को हायर, किराए पर लेबर को ले लेते थे। ठीक है, तो इतनी बात, ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हो गई निज। अब सेकंड चीज़ है द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। अब ये यहाँ पर तो हो गया, लेकिन अब इसके साथ भी इसमें प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, निज कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम आई कि द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इन्होंने देखा कि निज कल्टीवेशन के लिए वो लोग चाहते थे कि खूब सारी ज़मीन मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इसका कारण क्या था कि इंडिगो की खेती के लिए भी फर्टाइल लैंड चाहिए थी, और जबकि हमारे यहाँ हमारी कंट्री के जो किसान थे वो लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन में ज़्यादातर गेहूँ, चावल, अनाज, जो खाने पीने की चीज़ें होती वो उगाते थे, और उसके लिए भी ज़मीन फर्टाइल होती थी। तो इसलिए इन लोगों को क्या होता था, ज़मीन आसानी से मिल नहीं पाती थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली इन फर्टाइल एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। क्या था यहाँ पर, बहुत सी अधिक डेंस, क्योंकि यहाँ पर अनाज उगाया जाता था इसलिए पॉपुलेशन भी डेंस थी। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। और केवल उन लोगों को क्या, जो लैंडस्केप में थोड़ी बहुत जो ज़मीन होती थी वही केवल मिल पाती थी। तो प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। जबकि उनको क्या चाहिए था कि बहुत बड़ी एरिया चाहिए थी इंडिगो
इंडिगो के प्लांटेशन के लिए, जिसको वो लोग घेर कर केवल इंडिगो की खेती कर सके। वेयर कुड दे गेट लैंड? अब उनके सामने समस्या थी, इस तरह की लैंड उनको कहाँ से मिलेगी। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, और वो लोग क्या चाहते थे कि लीज पर जमीन ले लें, यानी कि कुछ समय के लिए उस जमीन के बदले पैसे दे दें उसके ऑनर को। तो और वो जमीन भी उनको कहाँ चाहिए थी, जो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही रहे। एंड इविक्ट द पीसेंट फ्रॉम द एरिया, और वहाँ से क्या करें वो लोग, उस एरिया के किसानों को वो लोग चाहते थे कि हटा दें और हम अपनी नील की खेती कर दें। बट दिस ऑलवेज लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, बहुत अधिक तनाव और टेंशन, उनके बीच में बहुत ही विरोधाभास हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था। ठीक। नॉर वॉज लेबर इजिली टू मोबिलाइज, जिससे क्या होता था, लेबर भी आसानी से उनको नहीं मिल पाते थे। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड वाज वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स इन ऑपरेट, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे हाथों की ज़रूरत होती थी इसमें काम करने के लिए। हाथों मीन्स कि लेबर की ज़रूरत। एंड लेबर वाज नीडेड प्रीसियसली एट अ टाइम, और लेबर जो होते थे उस समय आसानी से मिल नहीं पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? क्योंकि नील की खेती भी फर्टाइल लैंड में चलती थी, और उन लोग जो यहाँ के किसान थे और जो भी वर्कर थे उनकी भी खेती होती थी, जो अनाज उगाते थे उसके लिए। तो इससे सारे लेबर जो थे उस समय इंगेज थे, उनको आसानी से लेबर भी नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वे सब लोग अपनी राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे। तो ये सब सारी प्रॉब्लम इनको आई इंडिगो की खेती में। ठीक। निच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड ब्लॉक, इसके साथ ही साथ एक दूसरी समस्या थी, इसके साथ प्लो एंड बुलॉक्स, हल और बैल की भी जरूरत थी। ऑन 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, 1 बीघा के लिए क्या होता था, कम से कम 2 हल बैल की जरूरत है। दिस मीन्स दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीडेड 2000 प्लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके पास 1000 बीघा जमीन है तो प्लांटेशन के लिए उनको कितने चाहिए, 2000 प्लो वो चाहिए, मतलब कि हल बैल उनको 2000 चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वाज अ बिग प्रॉब्लम, अब इसमें पैसा लगाना, इतने हल बैल खरीदना बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत बड़ा पैसे का खेल था, क्योंकि बहुत अधिक इसमें उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। नॉर कुड सप्लाई बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीसेंट्स नाइस सिंस देयर प्लो एंड बुलॉक्स वेयर बिजी, और न ही उनको किसानों से न तो वो बेचने को तैयार थे, न ही उनको मिल पाते थे, क्योंकि उनके सारे खुद के ब्लॉक्स और अपने खेतों में लगे हुए थे। ठीक। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, और उसको क्या चाहिए था, प्लांटेशन के लिए उनको वो लोग भी चाहिए थे, लेबर भी चाहिए थे, तो वो कुछ भी उनको नहीं मिल पाता था निज वाली के तरीके से खेती करने। टिल द लेट 90s, अब क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी के अंत में प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, उन्होंने क्या किया कि निज कल्टीवेशन को फैलाने, मतलब एक्सपेंड करने की सोची। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर उनको एक नियम जैसा बना दिया था कि जितनी भी ज़मीन आप लोग दोगे उसमें क्या है, 25% में इसकी खेती इंडिगो की करना ही करना है। द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रियोटी सिस्टम, और दूसरे सिस्टम में क्या हुआ कि बाकी जगह पर, यानी कि रियोटी सिस्टम में ये हुआ 25% में तो खेती करेंगे और रेस्ट पार्ट में वो लोग क्या करेंगे अपनी, तो इसको क्या कहा गया, द रियोटी सिस्टम। तो आप लोगों के 2 सिस्टम हो गए, दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि रियोटी सिस्टम में क्या होता है, इसमें 25% पर नील की खेती और रेस्ट पार्ट पर बाकी खेती तुम लोग कर सकते हो। और उसमें क्या होता था, निज में पूरी ज़मीन पर अपनी ही खेती है, लेकिन वहाँ पर प्लांटेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम आई, तो जिससे दोनों ही सिस्टम में, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी सफल होती है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, अब देखते हैं कि इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, इसमें क्या हुआ। अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, इसमें क्या किया गया, प्लांटर्स को फोर्स किया गया कि इसमें साइन करा लीजिए, इसको क्या एक एग्रीमेंट करा लो कि भाई हमको ऐसा ऐसा काम करना है, जिसको क्या कहा गया, सट्टा भी कहा जाता है। ठीक। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द, और इस समय इन्होंने क्या किया कि जो गांव का मुखिया होता था, हेडमैन होता था, उसको साइन करने के लिए प्रेशराइज किया ऑन बिहाफ ऑफ रियोट्स के बिहाफ में, कि आपको इसमें रियोट सिस्टम से हमको ऐसा ऐसा काम करना है और आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें साइन कराना होगा। दोज हु साइंड द
कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश, और जो भी साइन कर देता था उसको तुरंत उन लोग क्या करते थे, कैश दे देते थे। ठीक, द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते थे जिसमें उनको पैसा दे दिया जाता था। किस लिए पैसा देते थे, इंडिगो उगाने के लिए, किसमें, अपनी 25% ज़मीन पर जो किसान आसानी से उगाने के लिए तैयार रहते। बट द लोन कमिटेड द रियोट्स कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लास्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। ठीक, द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड, प्लांटर्स क्या करते थे, उनको सीड प्रोवाइड करते थे, एंड द ड्रिल, मतलब उनको बोने के लिए, और वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉयल, और कल्टिवेटर्स जब अपनी सॉयल तैयार कर, सोड द बीज, बीजों को बोते थे, एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, उसके बाद उसकी क्या करते थे, देखभाल भी वो लोग खुद ही किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल। ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये, इसमें बंगाल में उसको इंडिगो की कल्टीवेशन कर रहे हैं वो लोग, और इसमें सारे किसान लोग लगे हुए। तो बंगाल फ्रॉम क्लोज वर्दी ग्रांट रूरल लाइफ ऑफ बंगाल 1860 की ये पिक्चर है, मतलब उस समय का ये दिखाया गया। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट्स वाज कट मोस्टली बाय मैन, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे लोग ही हैं जो कि इस प्लांटेशन में बुआई कटाई सब कुछ में खुद ही लगे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए एक और डायग्राम है, उसमें क्या दिखाया गया है, हल बैल दिखाएं और उसकी खूब सारी बोझे बनाए हुए हैं फसलों के। द इंडिगो प्लांट्स बिगेन बॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। अब इसमें ये देखिए, इस वाले डायग्राम में क्या है कि आपको इंडिगो, ये सारे उसके ढेर बना बना के ये लोग कहाँ के लिए ले जा रहे हैं, उनको इंडिगो की खेती हो गई, फसल तैयार हो गई, और वो लोग उसको ले जा रहे हैं कहाँ पर, फैक्ट्री की तरफ। ठीक, तो सारा काम जो है हमारे लेबरों द्वारा करवाया जाता था। अब इस वाले डायग्राम में देखिए एक और डायग्राम है जिसमें आपको दिखाया गया कि हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, कि द इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड। इसमें क्या है, इंडिगो फैक्ट्री जो है, ये देखिए ये फील्ड दिखाया गया है यहाँ पर, ये सारा फील्ड है, और ये क्या है, इनकी इंडिगो की फैक्ट्री है। ठीक, और ये जो है फैक्ट्री है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है, द इंडिगो विलेजर्स यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। द, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि द आफ्टर हार्वेस्टिंग द इंडिगो प्लांटर्स आर ब्रोकन टू द वॉट्स इन इंडिगो फैक्ट्री। और ये क्या हो जाता था, जो इंडिगो प्लांट्स को, तैयार फसल को फैक्ट्री तक ले जाते थे, उनको क्या बोला गया, वाट्स। ये देखिए यहाँ पर इसमें डायग्राम में दिखाया भी गया है कि ये वाट्स, इनको क्या बोलते थे, वाट्स बोला जाता था। जो किनको बोला जाता था, जो कि फैक्ट्री तक ले जाते थे। 3 और 4 वाट्स वेयर नीडेड टू मैन्युफैक्चर। इसमें 3 से 4 तक क्या होते थे, मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें डाई करते थे, यानी कलर करते थे। ईच वाट हैज अ सेपरेट फंक्शंस, मतलब हर एक वाट का, हर एक लेबर का जो क्या होता था, अलग अलग काम हुआ करता था। द लीव्स स्ट्रिप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स वेयर फर्स्ट स्टोक। इनको क्या होता था, सबसे पहले पत्तियों को तोड़कर गर्म पानी में डाला जाता था। वाटर इनोवा, ये भी काम कौन करते थे, वाट लोग ही करते थे। नोन एज द फार्मिंग और स्टीपर्स वाट, इनको क्या करते थे, फर्मेंटिंग करते थे, और कौन करते थे, स्टीपर वाट। ठीक, फॉर सेवरल आवर्स, बहुत कई घंटों में रखने के बाद, क्योंकि फर्मेंटेशन एक दिन में तो होता भी नहीं किसी भी चीज़ का। व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड, जब प्लांट कई दिन लगने के बाद फर्मेंट हो जाते थे, द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल, और लिक्विड क्या होता था, लिक्विड में उबलने लगता था, उसमें बबल्स आने। नाउ द रूटन लीव्स, और जब लीव्स पक के तैयार हो जाती, वे टेकन आउट एंड द लिक्विड, और उनको क्या होता था कि पानी में से निकाल दिया जाता था और दूसरे उसमें वाट में डाला जाता था। बिलो द फर्स्ट वाट से निकाल कर उनको दूसरे वाट में डाला जाता था। इन द सेकेंड वाट नोन एज द बीटर वाट, जिसको हम लोग बीटर वाट कहते थे, वो सेकेंड वाट होता था। द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्टायर्ड एंड बीटन विथ पैडल, और इसको क्या होता था, लगातार चलाया जाता था, और उसको बीटन होता मतलब उसमें लगातार वो लोग चलाते रहते थे और मारते रहते थे उनकी पत्तियों को। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन, जब तक कि लिक्विड क्या होता था, उसमें मारते मारते चलाते चलाते वो ग्रीन एंड ब्लू कलर का जब तक नहीं हो जाता, लाइम वाटर वाज एडेड टू द वाट, और इस तरह से क्या होता था, लाइम वाटर को उसमें वाट में डाला जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट द फ्लेक्स
और फिर उसमें से क्या करते थे, उसको उनको निकाल लेते थे। अ मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाट एंड द क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। और इससे क्या होता था, मडी जो वाटर जो मिट्टी मिला भारी पानी होता था वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता था और अच्छा पानी जो था कलरफुल वो ऊपर आता था। द लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ एंड सेडिमेंट द इंडिगो पल्प ट्रांसफर। और इस तरह से छना हुआ जो शुद्ध पल्प मतलब पानी निकलता था, कलर मिलता था, उसको वो लोग दूसरे बर्तन में दूसरे वात में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेटिंग वात। इस प्रकार जो दूसरे बर्तन में उसको सेट करते थे, रखते थे, उसको हम सेटलिंग वाट कहते थे। और एंड देन प्रेसर्ड एंड ड्राइड फॉर सेल। और उसको क्या करते थे, वो लोग दबा दबा के प्रेशराइज करते थे और उसको सुखाते थे, क्या करने के लिए, ताकि आसानी से ले जाके बाज़ार में देखा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। अब इस तरह से ये आप लोग ये दो इन लोगों को देख रहे होंगे, ये जो हो रहा है यहाँ पर इसको प्रेशर दिया जा रहा है और अब ये देखिए ये तैयार हो गया और इसको बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट। जब हार्वेस्ट के बाद फसल तैयार हो जाती थी और मतलब डिलीवर की जाती थी, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द। जब एक फसल पक के तैयार हो जाती थी तो नया लोन उनको क्या किया जाता था, जो रैयत थे यानी कि जिन्होंने अपनी 25% ज़मीन पर दिया था खेती करने, उनको फिर से दूसरा लोन दिया जाता था। एंड साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। इस तरह से क्या हो गया कि पूरा एक चक्र चलता जाता था, अगेन एंड अगेन। ठीक, peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। लेकिन ये पूरा सिस्टम कितना कठिन था, किस तरह से वो लोग अपना काम करते थे, इसकी किसी को परवाह भी नहीं थी। और वो लोग किस तरह से लोन चुकाएंगे तो उनको बहुत ही अंदर से सोचते रहते थे। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो प्रोड्यूस व वेरी लो। और इतनी मेहनत के बाद उनको क्या होता था कि बहुत ही कम प्राइस मिलता था अपने इंडिगो का। एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंड। और इस तरह से जो लोन वो लोग लेते थे वो उनका कभी चुकता नहीं होता था और वो लोग हमेशा कर्जे में डूबे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि इतनी दिन रात की मेहनत, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, और ऊपर से अंत में जब बेचने की बारी आई तो उनको उसके दाम भी प्लांटर्स क्या होते थे, बहुत कम देते थे, जिससे कि वो लोग कर्ज में ही डूबे रह जाते थे। दिन रात काम ही काम और कर्ज में दबे रहे। देयर वेयर अदर प्रॉब्लम टू। ये इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम, द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल। और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि वो लोग क्या करते थे, जो प्लांटर्स थे वो लोग चाहते थे कि अपनी अच्छी ज़मीन पर ये लोग इसका कल्टिवेशन को बढ़ाएं। दिस पीसेंट प्रिफर टू कल्टिवेट राइस, जिसमें कि वो लोग अपना चावल उगा रहे हैं उसमें भी ये लोग उस इंडिगो को ही उगाएं। इनको मन में लालच आ गई कि भाई अधिक से अधिक इंडिगो होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, जबकि किसान लोग बेचारे मारे जा रहे थे। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड। इंडिगो की क्या होती है, जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं। एंड इट एडजॉस्टेड, और ये सॉयल की पूरी जो फर्टिलिटी होती है उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। एंड आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी शोन विथ राइस, जिसमें कि वो लोग जो किसान लोग थे, पीसेंट लोग थे, वो अपनी उस ज़मीन पर दोबारा से अपनी फसल उगा नहीं सकते थे क्योंकि वो इस लायक ही नहीं रहती थी। अच्छा, इस तरह से इंडिगो के लिए बहुत ही प्रेशराइज किया जाता था और किसानों की स्थिति धीरे धीरे बहुत ख़राब हो गई। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। तो इसका परिणाम क्या हुआ, द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हो गई, यानी कि उसके विद्रोह की भावना लोगों में उठ गई कि भाई क्यों उगाएं हम, हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो खाने बिना भी मर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, ब्लू रेबेलियन इसको नाम दिया। अब देखते हैं कि ब्लू रेबेलियन में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। इन मार्च 1859 1000 ऑफ रियोट्स इन बंगाल। क्या हुआ कि मार्च में 1859 थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स, क्या इतने हज़ारों की संख्या में बंगाल में क्या रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो। इन्होंने एक साथ रिबेल कर दिया कि हम लोग अब चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे भी मरना ही है, ऐसे भी मरना है, तो हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, और इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे बंगाल में फैल गया। रियोट्स कन्फ्यूज्ड टू
पे रेंट टू द प्लांटर्स, और इस तरह से वो लोग कंफ्यूज हो गए प्लांटर्स को रेंट पे करने में। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री, उन्होंने क्या किया, इंडिगो फैक्ट्री में अटैक कर दिया। आर्म्ड विद सोल्ड एंड और अपने जो उनके हथियार होते थे, तीर तलवार सब कुछ लेके उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री में और हमला कर दिया। वोमेन टर्न अप टू फाइट विद पॉट्स, और उन्होंने भी औरतों ने भी क्या किया कि लड़ाई शुरू कर दी। पैन्स, अपने किचन के सामानों के साथ ही बर्तन और पैन्स ये सारे लेके, जितने भी उनके हाथ में अपने यूज के औजार मिलते थे उन सबों को लेके। दोज टू हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वेयर सोशली बाइकॉट, और उन्होंने पूरी तरह से उसका बहिष्कार कर दिया। एंड गुमास्ताज, उन्होंने, और गुमास्ताज क्या होते थे, द एजेंट ऑफ प्लांटर, यानी कि प्लांटर के एजेंट हुआ करते थे जिनको गुमास्ता, यानी कि यही लोग वो होते थे जो उनसे नील की खेती जब पूरी हो जाती थी उसको बाजार में ले जाने का काम, मतलब ले जाने के लिए उसके बदले में उनको पैसा जो देते थे बहुत ही कम दाम, वो कहलाते थे गुमास्ताज। ये एक तरह से उनके बिचौलिए हुआ करते थे। हु केम टू कलेक्ट द रेंट वेयर बीटन अप, जो कि क्या करते थे, किराया भी वसूल करते थे। रयोट्स शोड दे वुड नो लॉन्गर टेकन एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स लाठियाज, और इन्होंने देखा कि ये लोग इनका कोई एडवांस भी नहीं ले रहे हैं और इसकी खेती भी उगाने के तैयार हैं। उन्होंने अपने लठैत, जिसको बोलते हैं जो लाठियाँ होती हैं उससे मारने वाले होते हैं, उसका भी यूज़ किया। द लाठी वाइल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन, और जो ये लाठियाँ मारते थे वो बहुत ही मजबूत लोग हुआ करते थे। स्ट्रॉन्ग मैन हुआ था। मेंटेन बाय द प्लांटर, जो कि प्लांटर्स के द्वारा मेंटेन किए जाते थे, मतलब ये लोग उसका यूज़ करते थे कि जाओ भाई मारो पीटो और किसी भी तरह से पैसे कलेक्ट करके लाओ। वाई डिड द इंडिगो पीसेंट डिसाइडेड दैट, इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने, इंडिगो पीसेंट ने ये निर्णय लिया दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, अब वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए चुप नहीं रहेंगे। वट गेव देम टू पावर टू रिबेल, अब उससे क्या हुआ कि रिबेल के लिए उनको पावर कहाँ से मिली, क्लियरली ये तो द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव, ये बहुत ही कैसा था, बहुत ही दबावपूर्ण, ऑपरेसिव था, जो कि उनके बिल्कुल काम करने के तरीक़ों के बिल्कुल विपरीत था। बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, कुछ लोग क्या होते थे जो कि रिबेलियन के खिलाफ मतलब खड़े नहीं हुए। दे डू नॉट सो ओनली एट टाइम, उन्होंने अपना गुस्सा उस समय नहीं दिखाया। इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट, तो 1859 में क्या हुआ, जो इंडिगो रियोट्स थे उन्होंने सोचा दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अब अपने मन से कुछ काम नहीं होना है, यहाँ के जो लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन है उनको अपने साथ लगाना पड़ेगा। इन किसानों से जो इंडिगो की खेती करवा रहे थे हम लोग, उनके खिलाफ लड़ाने के लिए, उनको सबक सिखाने के। इन मैनी विलेजर्स हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट इन मैनी वेज, इस तरह से क्या हुआ, बहुत से गाँव में जो हेडमैन थे हु हैड बीन फोर्स, जिनको फोर्स किया जाता था कि इंडिगो के उसमें साइन करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। मोबिलाइज द इंडिगो पीसेंट एंड फॉट पीस्ड बैटल विद द लाठियाज, और उनको चाहे किसी भी तरीके से लाठी मारो, चाहे कुछ भी कर लो, उनको प्रेशराइज करो और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ। इसके लिए उन्होंने जो लाठी मारने वाले लोग रखे हुए थे, स्ट्रॉन्ग मैन। इन अदर प्लेस even the zamindars went around village arguing the riots to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increased power of the planters and इनके इस तरह के प्रभाव के कारण, किनके प्लांटर्स, क्योंकि एक तो ये लोग बाहरी थे और आखिर कुछ भी हो, किसान और ज़मींदार सब एक ही लोग होते हैं, तो हमारे अपने लोगों पर और हम लोगों पर इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, जो कि इन ज़मींदार और हेडमैन को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि द इंडिगो पीसेंट ऑल्सो इमेजिन्ड, इन्होंने इमेजिन किया, मतलब कल्पना की दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स, तो ब्रिटिश सरकार भी हमारे साथ में रहेगी इन प्लांटर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें क्या हुआ कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई, लड़ाई विद्रोह हुआ, उसमें द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द
प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियंस। तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी बहुत चिंतित हो गई थी कि इस तरह का विद्रोह हो रहा है और जो कि बहुत ही फैलता जा रहा है, तो उसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत चिंतित हो गए, आखिर हमें क्या करना चाहिए। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट ऑफ द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, और धीरे धीरे ये क्या हो गई कि ये न्यूज़ पूरी इंडिगो की जो विद्रोह की थी वो पूरे राज्य में फैल गई। द लिeutenant गवर्नर टोल्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 18, तो इन्होंने क्या किया कि जाड़े के दिनों में इन्होंने इस रीजन का मतलब घूम फिर के देखा कि आखिर क्या चीज़ है, खुद से समझने की कोशिश की। द रियोट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, तो रियोट्स लोगों ने सोचा कि ये गवर्नमेंट की सिंपैथी है हमारे लिए। व्हेन द बरसात द मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन issued a notice stating that the Riots would not be compelled to accept indigo contracts, तो उन्होंने क्या किया, एस्ले ने क्या किया कि अब आगे से कोई भी रियोट्स वाले जो लोग हैं वो इंडिगो से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगे। वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया, और ये वर्ड किसने दिया था, क्वीन विक्टोरिया ने। हैड डिक्लेयर, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिगो नीड नॉट बी शोन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasant and control an explosive situation, और उन्होंने इसको ये घोषणा करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की सोची। किसने, ईडन ने। इन्होंने प्रयास किया बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिलेवियन, तो इससे क्या हुआ कि रिलेवियन को, कुछ रिबेलियंस को कुछ सपोर्ट मिला। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जो रिबेलियन विद्रोह फैला हुआ था, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से क्या हुआ, कलकत्ता से फैलते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था। दे रोड द मिस्ट्री ऑफ रियोट्स, उन्होंने मिस्ट्री, क्या इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उनकी मिस्ट्री के बारे में लिखा। द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, और इस तरह से उन प्लांटर्स का अत्याचार, और एंड द हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम, और पूरा ये कितना भयावह है इंडिगो सिस्टम, इस बुरी तरीके से उनसे पैदावार करवाई जाती थी जो कि उन लोगों को भी बहुत ख़राब लगा। वरीड बाय द रिलेवियन, और वो क्या हो गए, रिबेलियन के प्रति चिंतित हो गए। द गवर्नमेंट ब्रॉट द इन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, और इस तरीके से असॉल्ट से उनको मतलब कि उनको असॉल्ट करने, उनको टॉर्चर करने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री बुलाई। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और एक कमीशन बैठाया टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो, क्योंकि पूरा सिस्टम क्या है इसको देखने और समझने के लिए उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बैठा दिया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरेक्टिव मेथड्स, और उन्होंने क्या किया, कोरेक्टिव मेथड मतलब जो उनके साथ दुर्व्यवहार, बुरा तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था कि नहीं तुम लोग इस तरीके से इंडिगो उगाओ, उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, तो उसको उन्होंने देखा कि कितना बुरा व्यवहार उनके साथ होता था। किसने देखा, कमीशन जो बैठाया गया उसने। इट डिक्लेयर, उस प्रकार से डिक्लेयर किया गया दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स, उन्होंने देखा कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है रियोट्स के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। द कमीशन आस्क द रियोट्स टू फुलफिल देयर एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी तो फुलफिल करना पड़ेगा जो हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट पहले, बट आल्सो टोल्ड दे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू, आगे से क्या होगा कि वो लोग इसको इंडिगो की खेती करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इनकार कर सकते हैं कि जो उनकी मर्जी होगी वैसा करें, लेकिन अभी के लिए क्या है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है तो उसको वो पूरा करना पड़ेगा। आफ्टर द रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, वो क्या हो गया, बंगाल में कोलैप्स हो गया था। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार, अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अपना प्लांटर्स, अब बंगाल में तो कोलैप्स हो गया मतलब वहाँ से तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन वो लोग कहाँ की तरफ मुड़ गए, बिहार की तरफ मुड़ गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century, their business was
सर्वाइवल इफेक्ट, क्योंकि उनका बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल की तरफ रुख किया, देखें कि क्या होता है हमारे डाई का, तो उसको चलो वहाँ फिर नए प्रयास करते हैं। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन और बट दे येट मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, और इस तरह से उन्होंने उसमें कुछ सफलता पाई अपने डाइस को बनाने में। वैन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, अ पेशेंट फ्रॉम बिहार परसुएटेड हिम विजिट, उन्होंने उन पर दबाव डाला कि एक बार आप महात्मा गांधी के ऊपर दबाव डाला कि आप लोग रिक्वेस्ट की कि आप एक बार बिहार के चंपारण में आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए कि कैसी यहाँ की कंडीशन है। अच्छा, when Mahatma Gandhi returned from Africa, Bihar persuaded चंपारण एंड सी द फ्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, और किस तरह का व्यवहार इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ हो रहा है। महात्मा गांधी विजिट इन 1970, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1970 में 1917 में मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण में क्या कि वहाँ पर गए, उन्होंने देखा मूवमेंट अगेन द इंडिगो प्लान, और उन्होंने यह सत्याग्रह जो है फिर से स्टार्ट कर दिया, किसके साथ मिलकर, इंडिगो प्लांटर्स के साथ मिलकर ये सत्याग्रह उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। ठीक, अच्छा, अब ये देखिए एक ये डायग्राम दिया हुआ है नीचे, इसमें देखते हैं क्या है। क्या होता है तुम्हारी ये वैसे ही नहीं हो रहा है। तो तेरे को बताया तो इसको डिलीट कर, ये आंख बंद कर। किया सब, फिर भी हो रहा है। नहीं तो हट भी नहीं रहा। तूने कुछ कर रखा है, नहीं किया है। लो देखिए क्या है। तेरे मना किया था कि भैया मेरे लैपटॉप में है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। रिमोट करो थोड़ा, इतना बड़ा सा करो। देख, तो गांधी जी क्या हुआ कि इन लोगों के साथ, इंडिगो का जो रिवोल्ट हो रहा था, उन लोगों के साथ मिलकर चंपारण में गए और उन्होंने इसके खिलाफ मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाया। अब देखिए ये इसमें क्या है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन क्या है, इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, कैसे इसमें वेस्ट इंडीज़ में इंडिगो बनाई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा इस डायग्राम में शो किया गया। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, आप लोग इसको कुछ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इन द अर्ली 18th सेंचुरी अ फ्रेंच मिशनरी जीन बाप्टिस्ट ट्रेवल टू कैरेबियन आइसलैंड एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन, इन्होंने क्या किया कि इस रीजन में गए एंड पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक्स, और उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा द इमेज शोज ऑल द स्टेज ऑफ इंडिगो, जिसमें कि सारी इंडिगो की जो स्टेज है उसको इन्होंने शो किया हुआ है। और इसमें भी वही है जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, वाक्स है, देखिए इसमें 1 2 3 4 डायग्राम 4 डायग्राम इसमें दिखाए गए हैं। तो अच्छा, अब आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे, इसका पार्ट 2 हो गया। अब हम लोग पार्ट 3 में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, NCERT और अदर क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही, एग्ज़ाम में आप लोगों के